औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने कल नज्म पढ़ी थी दास्तान में तैयारी के बाग के, बलूचिस्तान बुक बोर्ड है। तो आइए अब इसका दूसरा हिस्सा देख लेते हैं। करीने से गिर्द इसके सरो सई, कुछ एक दूर दूर उससे सेबो बही। कहूँ क्या मैं कैफियत दारो बसत, लगाए रही ताक वा मैं परस्त। चमन से भरा बाग गुल से चमन, कहीं नरगसु गुल कहीं यासमन। चंबेली कहीं और कहीं मोतिया, कहीं राय बेल और कहीं मोगरा। खड़े शाखे शबू के हर जा निशां, मदन बान की और ही आन बान। कहीं अरगुआ और कहीं लालाजार, जुदी अपने मौसम में सबकी बहार। पड़ी आबेजू हर तरफ को बहे, करें कुमरियां सरू पर चहचहे। गुलों का लबे नहर पर जूमना, इसी अपने आलम में मुंह चूमना। वो जुग जुग के गिरना खयाबान पर, नशे का सा आलम गुलिस्तान पर। लिए हाथ में बेलचे माल ने, चमन को लगी देखने भालने। कहीं तुख्म पाशी कहीं गूद कर, पनीरी जमादे कहीं खोद कर। खड़े शाख दर शाख बाहम निहाल, रहे हाथ जू मस्त गर्दन में डाल। लबे जू पे आईने में देख कद, उकड़ना खड़े सरू का जद न तद। खरामा सबा सहन में 400, दिमागों को देती हर एक गुल की बू। सदा कुरकुरों की बतों का वो शोर, दरख्तों पे बगले मुंडेरों पे मोर। चमन आतिश गुल से दहका हुआ, हवा के सबब बाग महका हुआ। सबा जो गई ढेरियां करके फूल, पड़े हर तरफ मोलसरियों के फूल। हवा इन गुलों से दुबाला हुआ इन गुलों से दुबाला समा। इसी बाग में था वो सरू रवां। तो आइए अब हम इसके अल्फाज मायनी भी साथ साथ कर लेते हैं और इसकी तशरीह समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया है कि मीर हसन की लिखी हुई ये मसनवी है। मसनवी ऐसी सिन्फे नज़म होती है जिसमें एक तवील किस्सा कहानी, कोई वाकया बयान किया जाता है। और ये शेर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर काफिया जो है हर शेर में और हर मिसरे में मौजूद है। और हर शेर जो है बहर और वजन के लिहाज से तो बराबर है। ये देखिए, आपको बहर और वजन ऐसे समझ आ सकती है कि आप ये देखें, ये लफ्ज कहीं आगे पीछे नहीं होते। इनकी आवाज भी एक खास अंदाज में अदा होती है और इनका लिखें तो लिखते हुए भी हमें महसूस होता है खूब अच्छी तरह कि ये कितने अच्छे तरीके से एक लाइन के अंदर एक तसलसल के साथ लिखे जाते हैं। तो ये उन बच्चों को मैं इस तरीके से समझा रही हूँ जो साइंस के तुलबा होते हैं, तो साइंस के मजामीन पढ़ने वाले उर्दू अदब के साथ बस उनका ये रिलेशन होता है कि अपनी जबान को सीखें, समझें और अपना माफ़े ज़मीर अदा कर सकें आइंदा जिंदगी में। और हमारी कौमी जबान है, इसके साथ मोहब्बत करें। ये मुसलमानों की एक हिस्ट्री की जो है ना, इसमें इसका तहफ़्फ़ुज़ है और साथ साथ मुसलमानाने पाकिस्तान की समाजी हैसियत और माशरती हैसियत और बैनुल अक़वामी तौर पर हमारी शनाख्त है उर्दू ज़बान। इसकी तरवीज, इशाअत और इसकी बका के लिए हम सबको काम करना चाहिए। और मैंने देखा है कि बहुत से तुलबा जो हैं अपनी ज़बान का मजाक उड़ाते हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर हमारे पास शनाख्त के लिए क्या बचेगा पीछे। और हमारी बहुत सारी इस्लामियात की किताबें, हमारा बहुत सारा विरसा जो है महफूज है हमारी इस हिस्ट्री में। जब कोई ज़बान ख़त्म हो जाती है तो उस ज़बान की, उस इलाके की, उस पूरी नस्ल, उस कौम की तारीख और हिस्ट्री मिट जाया करती है। तो अपनी ज़बान के साथ मोहब्बत हमारा फर्ज है। तो आइए देखते हैं। शायर कहते हैं, करीने सलीके से इस बाग के गिर्द सरू के दरख्त लगाए गए थे। सरू एक दरख्त है, लंबा सीधा ऊपर बढ़ता है तेजी से, बागात में अक्सर लगाया जाता है। और कहता है कि कुछ दूर इससे
सेब और बही नाशपाती की किस्म होती है एक, वो उसके दरख्त जो थे वो यहाँ पर लगाए गए थे। यानी कि बाग में मुख्तलिफ किस्म के फूलों के साथ मुख्तलिफ किस्म के फलों के बड़े बड़े दरख्त भी लगाए गए थे, और इसके साथ सरू जैसे दरख्त जो अपनी खूबसूरत शक्ल सूरत और कदोकामत की वजह से हसीन मालूम होते हैं, वहां बाग में लगाए गए थे। शायर कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, क्या कैफियत थी, क्या रंग ढंग था इस बाग के दारो बसत का मतलब होता है बंदोबस्त का, कि कितना खूबसूरत यहाँ पर बंदोबस्त किया गया था। हर किस्म की चीजें यहाँ पर जो उगाई गई थी, लगाई गई थी, सजाई गई थी, एक एक चीज जो थी इंतहा की खूबसूरत और सलीके के साथ थी। कहते हैं कि इतनी खूबसूरती है यहाँ पर कि ऐसा लगता है कि शराब पीने वाले मस्त होकर यहाँ पर टिकटिकी बांधे ताक में बैठे हुए हैं। यानी कि जैसे शराब पीने वाले उसके बाद मदहोश हो जाते हैं, इसी तरीके से देखने वाले गोया मदहोश होकर इस बाग की खूबसूरती और इसके बंदोबस्त को देखा करते थे। कहते हैं कि पूरा चमन, पूरा बाग जो था वो फूलों से भरा हुआ था। कहीं नरगिस था, कहीं गुलाब था और कहीं यास्मीन थी। यास्मीन भी फूलों का नाम है, गुलाब को गुल कहते हैं फारसी में, और नरगिस का फूल होता है जो सर्दियों में ही नजर आएगा आपको। सब्ज रंग की लंबी लंबी उसकी शाखों नुमा पत्ते होते हैं और जमीन से सिर्फ पत्ते ही बरामद होते हैं उसके, जैसे कि एक प्याज का पौधा भी होता है और उसके साथ एक लंबी डंडी निकलती है, उसके सरे पर सफेद रंग की पत्तियां होती हैं, जो कि पत्तियां सीधी जुड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ, और बीच में पीले रंग का गोल दायरे में भी उसका एक पेटल होती है। बेहद खूबसूरत खुशबू वाला बहुत नायाब फूल है और कहीं कहीं नजर आता है। पाकिस्तान में बहुत कम मिकदार में इसकी केयर की जाती है और गर्मियों में ये ज़ेरे जमीन इसका बल्ब चला जाता है। तो इस किस्म के फूलों का भी यहाँ पर जिक्र है। चंबेली कहीं और कहीं मोतिया, कहीं रायबेल और कहीं मोगरा। मोगरा, रायबेल, मोतिया, चंबेली, नरगिस, गुल, यास्मीन, ये तमाम के तमाम फूल हैं। तो आप इनका तशरीह में लिखिएगा कि यहाँ पर खूबसूरत फूल और इनके नाम लिखने हैं कि ये वाले सब के सब यहाँ पर लगाए गए थे। खड़े शाखे शबू के हर जा निशान, मदन बान की और ही आन बान। ये पीले फूलों की एक बेल होती है, मदन बान इसका नाम है। इसी तरीके से यहाँ पर कहते हैं कि जगह जगह खूबसूरत फूलों वाले और शबू भी इसी तरीके से एक खुशबूदार बेल का नाम है। तो इनको भी यहाँ पर लगाया गया था और इनकी अजीब आन बान थी, खूबसूरती थी, शान थी और बाग में ये भी जगह जगह मौजूद थी। कहीं अरहुआ और कहीं लालाजार, जुदी अपने बाग मौसम में सबकी बहार। लालाजार वैसे तो बाग को ही कहते हैं। इसी तरह अरहुआ भी फूलों का या अरगवानी रंग, जामनी रंग जो होता है, कहते हैं कि हर किस्म के फूल बाग में मौजूद थे। जुदी का मतलब है जुदा जुदा, और हर एक फूल अपने अपने मौसम की बहार यहाँ पर जुदा जुदा अलग अलग दिखा रहा था। यानी जितने मुख्तलिफ किस्म के फूल थे, इतनी ही मुख्तलिफ किस्म की उनकी खूबसूरती और खुसूसियात यहाँ पर नजर आ रही थी। कहते हैं पड़ी आबेजूद, कहते हैं कि पानी जो बह रहा था वहां पे नदी की सूरत में, वो हर तरफ बहता चला जा रहा था और इसके इर्द गिर्द कुमरियां सरू के दरख्त पर चहचहे यानी कि चहक रही थी। यानी कि बाग में नहर थी और नदी के किनारे पानी के मुख्तलिफ पौधे थे जो सरू वगैरह के दरख्त पर खूबसूरत आवाज में चहक रहे थे। गुलों का लबे नहर पर झूमना, इसी अपने आलम में मुंह चूमना। कहते हैं कि फूल जो थे नहर के किनारे पर झूम रहे थे, खूबसूरत अंदाज में हवा के जोर पर झूमते हुए ये फूल और पौधे वो नहर के किनारे पर, और इसी जोश और खूबसूरती और इसी झूमने के अंदाज में वो गोया पानी का मुंह चूम रहे थे। ठीक है, यानी कि पानी के साथ टकराते होंगे तो एक खूबसूरत मंजर नजर आता होगा। तो झुक झुक के गिरना खयाबान पर, नशे का सा आलम गुलिस्तान पर। कहते हैं कि बाग में चीजों का
फूलों पत्तों का और खूबसूरत मनाजिर को देखते थे और एक नशा सा तारी हो जाता था पूरे बाग पर। और जो खूबसूरत फूल थे वो जगह जगह घिरे हुए थे, टहनियां शाखें झुक झुक कर पानी पर खूबसूरत मंजर बना रही थी, पेश कर रही थी। ऐसे में लिए हाथ में बेलचे माल ने, माली की मुअन्निस मालनी है यानी औरतें, औरतें जो थी वो हाथ में बेलचे लेकर इसकी बनावट में, इसकी हिफाजत में, इसकी खूबसूरती में काम कर रही थी और वो बाग को देख रही थी, देखने भालने। यहाँ पर देखिए मालने और भालने काफिया जोड़ा गया है, यानी कि वो देखने भालने में, उसकी हिफाजत करने में लगी हुई थी। मालने माली भी होते हैं मगर ये औरतें थी जो कि यहाँ पर काम कर रही थी, चमन को, बाग को सजा रही थी, काम कर रही थी, पानी दे रही थी, मट्टी की खुदाई करना और इसी तरीके से और उनके साथ बनाना चीजें, सफाई सुथराई करना, खुश्क पत्ते निकालना, इसी तरीके से बहुत से काम यहाँ पे औरतें कर रही थी। कहीं तुखम पाशी करें बूद कर, पनीरी जमा दे कहीं खोद कर। कहते हैं कि ये औरतें जो है, तुखम कहते हैं बीज को, पाशी करना बीज लगाना, कहीं पर ये बीज लगा रही थी, जमीन को खोद रही थी। यहाँ पे गोद लिखा हुआ है, यहाँ असल में खोद है, तो यहाँ भी इन्होंने गोद और खोद को एक ही जैसे लफ्ज इन्होंने बतौर पेश किए हैं। कहते हैं कि जमीन को खोद कर गोडी कर कर, गोडी का भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जमीन को खोदने के लिए, गोडी, तो यहाँ पे गोद है। जमीन की गोडी करते हैं और फिर उसके अंदर बीज लगाते हैं। और पनीरी भी कहीं कहीं वो जमीन को खोद कर वहां लगा रही थी। पनीरी बच्चों कहते हैं जो बीज उग जाते हैं, उनके छोटे छोटे चंद इंच के नए पौधे जो निकलते हैं छोटे छोटे पत्तों के साथ नाजुक से, उनको फिर एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाता है, फिर वहां पर वो फलते फूलते हैं। तो इसको हम पनीरी कहते हैं। पहले बीज होता है, जब छोटा सा नन्ना सा पौधा निकल आता है उसको हम पनीरी कहते हैं। तो ये औरतें यहाँ पर ये काम कर रही थी। कहती हैं कि बाहम खड़े थे निहाल खुश होकर, खुश खुश खड़े थे बाहम मिलजुल कर, ये रही हाथ जो मस्त गर्दन में डाल। कहते हैं कि ये औरतें भी बहुत खुश थीं, ये पौधे भी बहुत खुश थे और ये शाख दर शाख खुशी से खड़े हुए थे। यूं लगता था जैसे एक दूसरे की गर्दन में हाथ डाले, जैसे दोस्त होते हैं, खुश एक दूसरे के साथ जुड़े खड़े थे। तो ऐसा ही एक मंजर नजर आ रहा था। लबे जू पे आईने में देख कद, उकड़ना खड़े सरू का जद न तद। कहते हैं कि नदी के किनारे जो सरू के दरख्त लगे हुए थे वो अपने लंबे कद को देखकर अकड़ रहे थे, खुशी से गरूर से देखते थे अपने आप को कि मैं किस कदर बड़ा हो गया हूँ, लंबा हो गया हूँ। तो ये भी एक तमसीली अंदाज है, ड्रामाई अंदाज है कि दरख्त अपने आप की अपनी खूबसूरती कद काठ देखकर खुश हो रहा होता है। तो कहते हैं कि वो सरू का जो दरख्त था वो अपने आप को देखकर खुश हो रहा था कि नदी के पानी में जो मेरा अक्स नजर आ रहा है वो कितना खूबसूरत है और कितना मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, मेरा कद कितना बुलंद हो गया है। खरामा सबा सहन में चारसू, दिमागों को देती हर एक गुल की बू। खरामा खरामा कहते हैं मजे मजे से, धीरे धीरे चलना। कहते सबा जो थी वो सहन में धीरे धीरे नर्म रोई से चल रही थी, हर तरफ चारसू, हर तरफ सहन में सबा चल रही थी। सबा कहते हैं सुबह की जो ताजा हवा होती है, खुशबूदार फूलों से अटी हुई खुशबू में बसी होती है, ताजा फूलों की खुशबू। और वो जो थी हवा सबा दिमागों को हर एक फूल की खुशबू सुंघा रही थी। यानी कि जब आप उस बाग में खड़े होते हैं, हवा चलती है, तो जितने भी फूल वहां पर लगे हुए थे उनकी खुशबू हवा फैला रही थी और इंसान जो है उसको सूंघता है और इंसान का दिमाग जो है वो सिग्नल देता है एक तरह से कि ये इस फूल की खुशबू है। तो यहाँ भी यही कैफियत है कि जब हम फूलों की खुशबू सूंघते हैं बाग में खड़े होकर तो हमें बहुत ही दिल फरेब और लुत्फ नजर आता है वो सारा कुछ।
सदा कुरकुरों की बतों का वो शोर, दरख्तों पे बगले मुंडेरों पे मोर। अब यहाँ पे देखिए, आपने कहीं दरख्त देखे हैं, फलदार दरख्त, कहीं वैसे ही खूबसूरत सरू जैसे दरख्त, कहीं आपने मुख्तलिफ किस्म के फूलों वाले पौधों का जिक्र किया है। यहाँ पे अब परिंदे हैं, क्योंकि कोई भी बाग उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें पौधों फूलों के साथ, दरख्तों के साथ परिंदे ना हो और उनका जिक्र ना हो। और ये तो लाजमी है कि जहाँ पे फूल होंगे, खुशबू होगी, बीज होंगे, पत्ते होंगे, दरख्त होंगे, वहां परिंदों ने ही आकर रहना होता है। कहते हैं आवाजें थी जो मुख्तलिफ किस्म के बतखों की और दूसरे परिंदों की वहां पर सुनाई दे रही थी। बगले थे, मोर थे, जो मुख्तलिफ चीजों के किनारों पर यानी मुंडेरों पर दरख्तों के बैठे हुए अपनी अपनी खूबसूरत बोलियों में बोल रहे थे। चमन आतिशे गुल से दहका हुआ, हवा के सबब बाग महका हुआ। कहते हैं कि जो चमन था, बाग था, वो सिर्फ गुलाब के फूलों के साथ यूं लगता था जैसे आग लगी हुई है, और उस आग की सुर्खी की वजह से पूरा चमन जो है वो दहक रहा है, जैसे आग से दहक रहा होता है, कोयले से। और इसी तरह ये थी कि हवा जब थी वो इनके सबब जो बाग में चल रही थी, तो वो हवा भी पूरे बाग को महका रही थी। जहां जहां खुशबूदार फूल थे, हवा जब वहां से गुजरती थी तो चमन में आकर वो खुशबू बखेर देती थी। सबा जो गई ढेरियां करके फूल, पड़े हर तरफ मोयसरियों के फूल। मोयसरी एक दरख्त होता है, पीले रंग के बड़े खूबसूरत फूल नाजुक से उसके ऊपर गुच्छों की सूरत में लगे होते हैं। कहते हैं कि सबा जब बाग से गुजरी तो उसने जगह जगह अपने जोर से फूलों को दरख्तों और फलों से उखाड़ के फेंक दिया जमीन पर, और उनकी ढेरियां लग गई। और सबा ने फिर क्या किया कि अब उड़ते इन फूलों की ढेरियों को एक जगह इकट्ठा करने लगी। ढेरी इसी को कहते हैं जो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। और फिर ये कहते हैं कि हर तरफ मोलसरी के फूल भी बिखरे हुए जगह जगह नजर आने लगे। हुआ इन गुलों से दुबाला समा, इसी बाग में था वो सरू रवां। कहते हैं कि कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। कहते हैं कि बाग में तो फूलों का ये हाल था, और उनकी मौजूदगी से, उनकी खुशबू, रंग और शक्ल सूरत की वजह से बाग का जितना भी मंजर था वो दुबाला हो गया था, यानी कि मजीद जो है वो खूबसूरत और हसीन हो गया था। कहते हैं कि इसी बाग में एक सरू था जो रवां दवा था, यानी कि चल फिर रहा था। अब यहां से आगे इसका एक नया मंजर शुरू हो रहा है। किताब का नाम देख लें, मसनवी है सहरुल बयान, तो वहां से इसका हिस्सा आपके लिए उठाया गया है। तो मेरा ख्याल है बच्चों आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इसको अपनी कॉपी पर जरूर लिखा करें। जब भी मेरा लेक्चर सुने तो अपने साथ कॉपी और कलम जरूर रखा करें, अपनी किताब सामने रखा करें, और इस लेक्चर को साथ साथ अपने अल्फाज में लिखा करें, तो तब आपको फायदा होगा।